नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज आपके लिए मैं लेकर आई हूं बिल्कुल ही नया चैप्टर। जी हां, आज हम पढ़ने वाले हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण। मतलब हमारे शरीर में जो भी फ्लूइड्स हैं, जो भी तरल पदार्थ हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। और हम ये देखने वाले हैं कि कैसे वो हमारे शरीर में घूमते हैं, कौन उन्हें मदद करता है उनको हमारे शरीर में घूमने के लिए या सर्कुलेट होने के लिए। ठीक है, सो आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है ब्लड और उसके कंपोनेंट्स। चलिए आइए शुरू करते हैं। सो बेटा, सर्कुलेशन क्या होता है? सर्कुलेशन होता है मतलब कि कोई तरल पदार्थ है उसका किसी सिस्टम में घूमना। क्या है? उसका सिस्टम में घूमना एंड पूरा एक साइकिल कंप्लीट करना। मतलब वो जहां से चला है वहां से वापस चल के उसी जगह पर आ जाना। इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सर्कुलेशन सिंपली मीन्स मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इनसाइड द सेल। यहां बात हो रही है सिंगल सेल के बारे में। किसकी बात हो रही है? यहाँ पे सिंगल सेल की बात हो रही है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात हो रही है कि उनमें सर्कुलेशन कैसा होगा, जबकि उनमें तो क्या है, सिर्फ एक सिंगल सेल ही है। तो वो कह रहे हैं कि अगर एक सिंगल सेल की अगर हम बात करें तो उसके प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट, किसका मूवमेंट? उसके प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे? सर्कुलेशन बोलेंगे। लेकिन क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स तो बहुत कम है। ज्यादातर हमें कैसे ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, अगर हम किसकी बात करें, मल्टी सेल्युलर एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो उनमें क्या डेवलप हो गया है? एक तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हो गया है। क्योंकि किसी ऑर्गेनिज्म, अगर कोई ऑर्गेनिज्म काफी सारे सेल्स से बना हुआ है, कोई ऑर्गेनिज्म अगर काफी सारे सेल्स से बना हुआ है तो जायज सी बात है, क्योंकि अगर सेल्स ज्यादा है, क्या है, सेल्स ज्यादा है, तो क्या होगा? डिवीजन ऑफ लेबर होगा। क्या होगा? हर काम को अलग अलग सेल के ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया जाएगा। जो काम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में एक ही सेल करते हैं, सारे काम, चाहे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, एक ही सेल में होते हैं, वैसे ही यहाँ पर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा? डिवीजन ऑफ लेबर होगा। हर सेल का काम अलग अलग होगा। तो जो सर्कुलेशन है वो कैसा होगा? जो क्या है, सर्कुलेशन है, वो कैसा होगा? वो भी ऐसा होना चाहिए कि हर सेल के पास में सर्कुलेशन पहुंचे, या फिर हर सेल के पास में जो फ्लूइड है हमारा वो पहुंचना चाहिए। ऐसे कुछ कि हर सेल के पास वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचा सके, वो काम की चीज़ें पहुंचा सके, राइट, गैसेस पहुंचा सके, सब कुछ हर सेल के पास में पहुंचना चाहिए। तो इस सिस्टम को क्या बोला गया है? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में सर्कुलेटरी सिस्टम बोला गया है। क्या बोला गया है? सर्कुलेटरी सिस्टम बोला गया है। ठीक है, सो मेजॉरिटी ऑफ मल्टी सेल्युलर एनिमल्स डेवलप अ सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर द मास ट्रांसपोर्ट। अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम हमें चाहिए क्यों? हमें क्या क्या ट्रांसपोर्ट करना है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं वो क्यों होता है? क्योंकि क्या करना होता है? न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन करना होता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन करना होता है। किसका होता है? एक तो मतलब जो हमारी काम की चीज़ है, जो है फूड या न्यूट्रिएंट्स का हमें ट्रांसपोर्टेशन करना होता है, या फिर हमारे शरीर में जो मल बन रहा है, जो वेस्ट बन रहा है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, या फिर क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा। मतलब कोई भी क्या है, आयंस हैं, जैसे कि पोटेशियम है, क्लोराइड माइनस आयंस है, एटसेट्रा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो भी आयंस है उनका ट्रांसपोर्ट होना है। साथ ही में मेजर ट्रांसपोर्ट हमारे को किसका करना होता है? गैसेस का करना होता है, जिसमें कि ज़्यादातर दो तरह की गैसेस आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इन सब का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आ जाते हैं? न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं प्रोटीन्स और वाइटामिन्स, और क्या आता है? मिनरल्स। प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स,
ये सारी चीज़ें आ जाती है, साथ में कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड्स, ये सब आता है न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है। एक्सक्रीटरी वेस्ट में कुछ भी आ सकता है, यूरिया आ सकता है, यूरिक एसिड आ सकता है, कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट आ सकता है, अमोनिया आ सकता है। इलेक्ट्रोलाइट्स की हमने बात कर ली, गैसेस की बात कर ली। सो इन सब का क्या होना है, ट्रांसपोर्टेशन होना है। क्या होना है, ट्रांसपोर्टेशन होना है। इन सब का क्या होना है, ट्रांसपोर्टेशन होना है टू देयर डेस्टिनेशन, उनकी मंजिल तक, ताकि उनका जो फेट है, न्यूट्रिएंट्स का फेट है काम में आना, एक्सक्रीटरी वेस्ट का फेट है कि शरीर से बाहर निकल जाना, इलेक्ट्रोलाइट्स का काम है सेल्स तक पहुंचना, क्या बैलेंस करना, आयनिक बैलेंस मेंटेन करके रखना। गैसेस का काम है जिसमें से CO2 तो क्या हो गया, CO2 का क्या होना है, एलिमिनेशन होना है, शरीर से बाहर जाना है। CO2 का क्या होना है, एलिमिनेशन होना है। और ऑक्सीजन का क्या होना है, एब्जॉर्प्शन होना है, क्योंकि उसके जरिए क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स का या फिर न्यूट्रिएंट्स का, फूड का ऑक्सीडेशन होगा। ये सारा जरूरत है किसका, सर्कुलेटरी सिस्टम होने की जरूरत है। क्या क्या करना है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट और रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट। इतनी बात समझ आ गई। Besides transport of metabolites and gases, animals need to remove waste. ये बात हमने कर ली कि शरीर में से वेस्ट को रिमूव करना है। Formed in their tissues, so they are to transport hormones to target tissues and maintain homeostasis. इसमें हम दो फंक्शन और ऐड कर सकते हैं। क्या दो फंक्शन और ऐड कर सकते हैं हम, कि हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्ट, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हॉर्मोन्स रिलीज करके जा रही हैं, इनको भी तो उनके मंजिल तक, उनके डेस्टिन्ड ऑर्गन्स तक पहुंचाना है। साथ ही में क्या करना है, होम्योस्टैसिस करना है, मतलब टेम्परेचर मेंटेन क्या करना है, शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखना है, टेम्परेचर को मेंटेन करना है। ये दो काम भी किसके होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के होते हैं। इतनी बात समझ आ गई। ऑल सच फंक्शंस आर परफॉर्म बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। अब वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, एक इलैबोरेट सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें क्या क्या होगा, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड हार्ट, ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब और साथ ही में एक लिम्फेटिक सिस्टम होगा जिसमें लिम्फ और लिम्फ वेसल्स होंगी। अब अगर हम बात करें, एक हम नई स्लाइड ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक नई स्लाइड हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे शरीर में जो क्या है, फ्लूइड्स हैं। क्या है, फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स की ही बात कर रहे हैं ना, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो अगर हम थोड़ा सा अभी ह्यूमन पे फोकस करें, तो बॉडी फ्लूइड्स इन ह्यूमंस दो तरह के होते हैं। क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, जिसमें से एक तो क्या है, जिसमें से एक है ब्लड, क्या है, ब्लड, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा लसिका, लिम्फ। याद है आपको, हमने ये दोनों पहले भी पढ़े हुए हैं एनिमल टिश्यूज में, ठीक है। ब्लड और लिम्फ हमारे शरीर में दो ऐसे क्या होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, जो खुद अपने सर्कुलेशन से संचरण से क्या करते हैं, दूसरी चीजों को भी शरीर में ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब जो ये ब्लड है, ये भी मदद करता है किसमें, सर्कुलेशन में, और जो लिम्फ है वो भी मदद करता है सर्कुलेशन में। अगर ब्लड को ट्रांसपोर्ट होना है या फिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमें देखना है, तो हम क्या देखेंगे कि एक तो हमारे को ब्लड की तो ज़रूरत है ही, साथ ही में हमारे को किसकी ज़रूरत है, ब्लड वेसल्स की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है, ब्लड वेसल्स की ज़रूरत है। साथ ही में हमारे को एक ऐसा ऑर्गन चाहिए। अब ये तो है नहीं कि हमारे सारे जो अंग हैं वो एक ही स्तर पे है, एक ही स्तर पर है, ऐसा तो है नहीं, कुछ ऊपर है और कुछ नीचे है। तो शरीर में अगर हम एक इंसान का यहाँ पे शरीर बनाए तो क्या है, कुछ अंग तो क्या है, ऊपर है, मतलब यहाँ पर है। तो अगर खून हार्ट यहाँ है तो हार्ट को ऊपर पंप करना पड़ेगा, मतलब क्या करना पड़ेगा, गुरुत्व आकर्षण के अगेंस्ट ग्रेविटी। किसके अगेंस्ट, ग्रेविटी। ग्रेविटी कहाँ है, नीचे खींचती है, जबकि खून को कहाँ जाना है, ऊपर है, और कुछ खून जाएगा आधी निचली बॉडी में, मतलब अलोंग ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के डायरेक्शन में ही जाएगा। तो अब हमारे को क्या होना है, जब भी हमारे को पानी ऊपर के टंकियों में चढ़ाना होता है तो हम नीचे से क्या ऑन करते हैं, मोटर ऑन कर देते हैं।
तो ऐसे ही अगर खून को गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट भेजना है, अगेंस्ट ग्रेविटी भेजना है, तो हमारे को क्या चाहिए? एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए जिसका नाम क्या है? हार्ट है। ये क्या है? ब्लड को पंप करने वाला ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन है। चाहिए होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ, ये चाहिए होगा कि नहीं होगा? तो जब भी हमारे को क्या करना है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जब भी हमारे को बनाना है, तो हमारे को क्या चाहिए? ब्लड तो चाहिए जो कि ट्रांसपोर्ट करेगा, ब्लड वेसल्स चाहिए और एक पंपिंग हार्ट या पंपिंग ऑर्गन चाहिए, और ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम बनाएंगे। इतनी बातें समझ आ गई? ठीक है, तो अब अगर हम इसको समझें तो ये क्या है कि मतलब अलग अलग शहर क्या है, हमारे जो अंग हैं वो अलग अलग शहर है। क्या है? अलग अलग शहर हैं। उन सब तक क्या जानी है? रोड्स जानी है। उन सब तक क्या, उन सबको क्या करना है? कनेक्ट करना है। तो उनको कनेक्ट करने के लिए रोड्स हैं हमारे पास में। तो ये रोड्स कौन है? जो ये रोड्स हैं वो कौन है? हमारी ब्लड वेसल्स हैं। जो ये रोड्स हैं हमारी, वो क्या है? हमारी ब्लड वेसल्स है, और जिनके थ्रू जो क्या है हमारा ब्लड है वो अलग अलग जगह पहुंच जाएगा। और ये कैसे पहुंचेंगे? थ्रू द पंपिंग ऑर्गन, हमारा हार्ट। इतनी बात समझ आ गई? ऐसे ही लिम्फ है। लिम्फ क्या है? लिम्फ में एक तो लिम्फ खुद होना चाहिए लिम्फेटिक सिस्टम के लिए, और क्या होनी चाहिए? लिम्फेटिक वेसल्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लिम्फेटिक वेसल्स होनी चाहिए। मतलब लिम्फ को चलने के लिए रोड चाहिए, तो उनको क्या बोलेंगे हम? लिम्फेटिक वेसल्स बोलेंगे। ठीक है। सो जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है वो दो तरीके के हो सकते हैं, ओपन और क्लोज। ये तो हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने एनिमल किंगडम के शुरू में ही पढ़ लिया था कि दो तरह के ब्लड वैस्कुलर सिस्टम्स होते हैं। एक होता है ओपन। ओपन क्या होता है? जिसमें सेल्स क्या होते हैं? सेल्स ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। ये बात मैंने आपको कहाँ समझाई थी? एनिमल किंगडम में समझाई थी, तो आप वहाँ जाकर इसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, शुरुआती एक दो वीडियोस में आपको एनिमल किंगडम के ये ओपन वैस्कुलर सिस्टम और क्लोज वैस्कुलर सिस्टम मिल जाएगा। फिर भी यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है उसमें जो सेल्स होते हैं वो ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। क्या होते हैं? डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, और यहाँ पे क्या नहीं होती? देयर आर नो कैपिलरीज। कोई कैपिलरीज नहीं होती। और मैंने क्या कहा था कि ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में सेल्स खून में क्या करते हैं? नहाते हैं, छई छप छई करते हैं। जबकि अगर हम देखें क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, अगर हम यहाँ देखते हैं क्लोज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, तो क्या होता है? अगर हम यहाँ पर बनाते हैं सेल्स, यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं? ये सेल्स बना रहे हैं। ठीक है, क्या बना रहे हैं? सेल्स बना रहे हैं। अब मान लो हमने क्या बनाई? हमने बनाई यहाँ से आती हुई आर्टरी। ये आर्टरी आ रही है यहाँ से। अब ये आर्टरी डिवाइड हो जाएगी पतली पतली कैपिलरीज में। किस में डिवाइड हो जाएगी? पतली पतली कैपिलरीज का नेटवर्क बनाएगी, और जो ब्लड है वो इन कैपिलरीज में ही चलेगा। जो ब्लड है वो इन कैपिलरीज में ही घूमेगा, राइट। और ये कैपिलरीज आखिरी में आगे जाकर किस में जुड़ जाएंगी? क्या बना लेंगी? वेन्यूल्स बना लेंगी। क्या बना लेंगी? वेन्यूल्स बना लेंगी, क्योंकि इनमें क्या आ गया है? अब कार्बन डाइऑक्साइड ले आए हैं ये सारा, तो ये सारी जुड़कर क्या बना लेंगी? यहाँ पर वेन्यूल्स बना लेंगी। तो ऐसे ही होता है यहाँ पे, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर क्या ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में आए? क्या जो सेल्स हैं वो ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए? यहाँ पर तो क्या है? कैपिलरीज में ही ब्लड जा रहा है, कैपिलरीज में ही ब्लड जा रहा है। और डिफ्यूजन के जरिए क्या हो रहा है? डिफ्यूजन के जरिए एक्सचेंज हो रहा है किसका? गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का। डिफ्यूजन के जरिए क्या हो रहा है? गैसेस का और ब्लड न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पर क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में, यहाँ पर क्लोज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में जो सेल्स हैं वो नर्व्स के या फिर ब्लड वेसल्स के, नर्व्स के नहीं, ब्लड वेसल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में ब्लड से नहीं आते हैं। जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में घूमता है, सेल्स से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है। यहाँ पर आपको क्या मिलेंगी? कैपिलरीज भी मिलेंगी। क्या मिलेंगी? ये क्या दिख रही हैं?
ये क्या है, ये है हमारी कैपिलरीज। क्या है, ये हमारी कैपिलरीज हैं। और जो हमारा एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, डिफ्यूजन से हो रहा है। क्या हो रहा है, डिफ्यूजन से हो रहा है। सो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, ओपन एंड क्लोज, एंड ब्लड फ्लोज फ्रीली बिटवीन द टिश्यूज बिफोर इट रिटर्न्स टू द हार्ट। तो ये किसकी बात हो रही है, ये जो बात हो रही है इस पॉइंट की, ये बात हो रही है क्लोज्ड सिस्टम की, क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की बात हो रही है, वेयर द ब्लड फ्लोज फ्रीली बिटवीन द टिश्यूज एंड बिफोर इट रिटर्न्स टू द हार्ट। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं। So now in the open type, the blood is pumped by the heart into the blood vessels that open into blood spaces। तो अब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, जब हमने ये सेल्स बनाए थे जहाँ पर ओपन सिस्टम में, तो ओपन सिस्टम में क्या हो रहा है, ओपन सिस्टम में यहाँ से ब्लड आया और ये ब्लड ऐसे ओपन हो गया, ब्लड वेसल्स ओपन हो गई। ये क्या है, ओपन एंडेड ब्लड कैपिलरीज है। ये ब्लड यहाँ पर आ गया है और यहाँ से ये ऐसे बंद हो रहा है। ठीक है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये जो स्पेस है बीच की, इस स्पेस को क्या बोला है, साइनस बोला है। क्या बोला है, साइनस बोला है, मतलब ब्लड स्पेस बोला है। कोई कैपिलरी सिस्टम नहीं है, जैसे कि मोस्टली आर्थ्रोपोड्स में, मॉलस्क्स में, एंड एक्सेप्ट सिफेलोपोड्स, राइट। सिफेलोपोड्स के अलावा किसमें, जो मॉलस्क्स होते हैं और आर्थ्रोपोड्स होते हैं, इनमें क्या होता है, किसी भी प्रकार का कैपिलरी सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, ये सब हमने एनिमल किंगडम में बात करी हुई है। साइनसेस होते हैं, क्या होते हैं, बॉडी कैविटीज, और इनको क्या बोला जाता है, हीमोसील बोला जाता है। वो सीलोम जिसमें क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। इस केस में प्रेशर जो है ब्लड का वो कम होता है, धीरे धीरे मूव करता है टू द टिश्यूज एंड फाइनली रिटर्न्स टू द हार्ट वाया ओपन एंडेड वेन्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड इन टिश्यूज इज वेरी पुअरली कंट्रोल्ड, कोई कंट्रोल नहीं है। पिगमेंट्स क्या होते हैं, ऑक्सीजन कैरी करते हैं, लेकिन जो पिगमेंट्स होते हैं वो ब्लड प्लाज्मा में ही डिसॉल्व रहते हैं। बॉडी टिश्यूज एंड विसरल ऑर्गन्स एक्सचेंज रेस्पिरेटरी गैसेज एंड waste products and nutrients directly with blood. Many invertebrates and vertebrates including humans have a closed circulatory system. Closed type में क्या होता है, blood flows around the body through the specific blood vessels. जहाँ जहाँ जो blood vessels है वहाँ वहाँ खून जाता है, डिफ्यूजन से चीज़ें एक्सचेंज होती हैं, और ब्लड जहाँ आर्टरीज से आता है, सेल्स से होकर CO2 इकट्ठा करके, वेस्ट इकट्ठा करके वापस वेन्स में चला जाता है, right? So in this system the same blood regularly circulates in the body under high pressure. लेकिन closed system में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है। क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है, कहाँ कितना खून जाएगा, क्या लेकर आएगा, कंट्रोल होता है, राइट, अंडर हाई प्रेशर एंड रिटर्न्स बैक टू द हार्ट विदाउट लीविंग द सिस्टम, विदाउट लीविंग द सिस्टम ऑफ द ट्यूब्स। ठीक है, heart pumps the blood into aorta which branches into the body in arteries and in tissues into the arterioles to form capillary network. Venules of the capillary network carry blood back to the heart and veins and the vena cava. ठीक है, so this helps in supplying nutrients. क्या क्या सप्लाई करता है, nutrients और oxygen to the tissues and removing waste materials and carbon डाइऑक्साइड। अब हम बात करते हैं अगर ह्यूमन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की, तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम क्या है, एक हमारे ह्यूमंस में क्लोज टाइप का है। क्या है, क्लोज टाइप का है, मतलब हमारे पास क्या होंगी, कैपिलरीज भी होंगी। हमारा ब्लड जो है वो हाई प्रेशर में मूव करता है, हार्ट से आर्टरीज से आता है, कैपिलरीज से सेल्स में डिफ्यूजन करता हुआ वेन्यूल्स से वेन्स में, और वेन्स से वेना कावा में वापस हार्ट में चला जाता है। सो ब्लड क्या है, फ्लूइड प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्प्यूसल्स एंड ब्लड वेसल्स जो कि आर्टरीज और वेन्स है। साथ ही में हमारे में जो हार्ट है वो कैसा है, 4 चेम्बर्ड हार्ट है। कैसा है, 4 चेम्बर्ड हार्ट है। कैसा हार्ट है हमारा, 4 चेम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले ह्यूमन ब्लड की। किसकी हम बात कर रहे हैं, पूरे ब्लड की बात कर रहे हैं। और ब्लड क्या है हमारा, ब्लड क्या है हमारा, ब्लड क्या है, सबसे पहले बताओ एक बात, क्या है, कनेक्टिव, क्या है, कनेक्टिव फ्लूइड है, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे।
जब हमने एनिमल टिश्यूज पढ़ा था, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पढ़ा था, तब हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन इसके बारे में खास बात क्या है जो इसको दूसरे कनेक्टिव टिश्यू से डिफरेंशिएट करती है, अलग करती है, भिन्न करती है? क्या वो बात है कि जो ह्यूमन ब्लड है वो कैसा है? फाइबरलेस टिश्यू है। मतलब इसमें क्या नहीं है? किसी भी प्रकार का फाइबर नहीं है। क्या नहीं है? फाइबर नहीं है। ये फाइबर ना होने की वजह से शरीर का क्या है? सॉफ्टेस्ट टिश्यू है इन द बॉडी। सॉफ्टेस्ट टिश्यू इन द बॉडी, सबसे क्या है? मुलायम टिश्यू है बॉडी में। अब बॉडी की हम बात करें, ब्लड की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम ये भी देखेंगे कि ब्लड में क्या क्या है, ब्लड किससे बना हुआ है। तो ब्लड में एक हमारे पास क्या है? प्लाज्मा है, जिसको आप ग्राउंड मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास क्या चीजें होती थी? 3 चीजें होती थी कि नहीं होती थी? कनेक्टिव टिश्यू मैंने आपको कैसे समझाया था कि कनेक्टिव टिश्यू एक खीर है, जिसमें कि आपको क्या मिलेगा? दूध मिलेगा, चावल मिलेगा और सूखा मेवा मिलेगा। जो सूखा मेवा होता था वो अपन ने कहा था वो एक तरह के सेल्स होते हैं, कहा था कि नहीं कहा था? जो चावल होते हैं वो हमने कहा था फाइबर्स होते हैं, और जो ग्राउंड मैट्रिक्स है वो दूध होता है और पानी होता है। तो ब्लड में क्या है? क्योंकि ब्लड फाइबरलेस है तो ब्लड में चावल तो नहीं होएगा। ब्लड क्या है? ब्लड में सिर्फ प्लाज्मा होएगा, और प्लाज्मा के साथ में कुछ क्या होंगे? ब्लड कॉर्प्यूसेल्स होंगे। क्या होंगे? ब्लड के सेल्स होंगे। अब ये जो ब्लड के सेल्स हैं वो 2 तरीके के सेल्स होते हैं। एक होते हैं रेड ब्लड सेल्स, जिनमें एक तरीका का क्या होता है? पिगमेंट होता है, और एक होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, जिनमें वो पिगमेंट नहीं होता है। क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को हम बोलते हैं आरबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स को हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसीज। और रेड ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स, एंड वाइट ब्लड सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूको जहां भी आपको देखने को मिलेगा, ल्यूको मतलब वाइट, ठीक है? इतनी बात समझ आ गई? सो ब्लड क्या है? प्लाज्मा और ब्लड कॉर्प्यूसेल्स से बना हुआ है। ब्लड कॉर्प्यूसेल्स 2 तरह के हो सकते हैं, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है? प्लाज्मा जो होता है बेटा, प्लाज्मा ब्लड सेल्स कॉर्प्यूसेल्स को हम और क्या बोल सकते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स में एक चीज और आती है जिसको आप बोलते हो प्लेटलेट्स, या फिर क्या बोल सकते हो आप? थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हो। क्या बोलते हो? थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हो। इतनी बात समझ आ गई? अब देखते हैं एक नई स्लाइड पे। पहले यहाँ पर एक चीज हम और लिख लेते हैं कि जो ह्यूमन ब्लड है हमारा वो कैसा है? एल्कलाइन है, स्लाइटली एल्कलाइन। स्लाइटली एल्कलाइन मतलब पीएच क्या होगा उसका? मोर देन 7 होगा। पीएच क्या होता है ब्लड का? 7.4 होता है। क्या होता है? स्लाइटली एल्कलाइन 7.4 होता है। इतनी बात समझ आ गई? चलो एक नई स्लाइड लेते हैं और उस पर पूरा ब्लड का बनाते हैं कि ब्लड में क्या क्या होता है, ठीक है? ये है हमारा ब्लड, ठीक है? BLOOD। अब अगर हम इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं तो ब्लड में क्या है हमारे पास में? ब्लड में हमारे पास 2 चीज़ें हैं। एक है ग्राउंड मैट्रिक्स। क्या है? एक है ग्राउंड मैट्रिक्स, जिसको हमने क्या बोला है? प्लाज्मा बोला है। क्या बोला है? प्लाज्मा बोला है, ठीक है? और एक है हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब हमारे सेल्स, कॉर्प्यूसेल्स, ठीक है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इतनी बात समझ आ गई? तो ये जो प्लाज्मा है बेटा, ये कितना है? प्लाज्मा हमारे ब्लड में 55% है। 55% हमारे पास में क्या है? प्लाज्मा है। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारे पास 45% है। क्या है? 45% हमारे पास में फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। अब ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है ये फिर से क्या होंगे? डिवाइड होंगे। 2 तरीके के फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं हमारे पास रेड ब्लड सेल्स। क्या होते हैं? एक होते हैं हमारे पास रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, और एक होते हैं हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स मतलब डब्ल्यूबीसीज या ल्यूकोसाइट्स। क्या होते हैं? डब्ल्यूबीसीज। और ये क्या होते हैं? आरबीसीज, ठीक है? इतनी बात समझ आ गई?
इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, अब क्या है, ये जो आरबीसीज हैं ये तो रेड ब्लड सेल्स हो गए, लेकिन ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये फिर से दो तरीके के होते हैं। ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये फिर से दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं ये ए ग्रैन्युलोसाइट्स, क्या होते हैं, एक होते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स, मतलब वो सेल्स जिनके साइटोप्लाज्म में आपको किसी भी प्रकार के ग्रैन्यूल्स नहीं दिखेंगे। क्या नहीं दिखेंगे? किसी भी प्रकार के कोई कण नहीं दिखेंगे। और दूसरे होते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स, क्या होते हैं दूसरे? ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में, वो सेल्स जिनके साइटोप्लाज्म में क्या है, ग्रैन्यूल्स मिलते हैं हमारे को देखने को। तो उनको क्या बोल दिया हमने? ग्रैन्युलोसाइट्स, जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स दिखे, और जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं है वो क्या है? ए ग्रैन्युलोसाइट। ठीक है, अब जो ये ए ग्रैन्युलोसाइट होते हैं ये फिर से दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं मोनोसाइट्स, जो कि कैसे होते हैं? फैगोसाइटिक होते हैं, मैक्रोफेजेस बनाते हैं। एक होते हैं लिम्फोसाइट्स, क्या होते हैं ये? लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये नॉन फैगोसाइटिक होते हैं, ये खाते नहीं हैं। ये क्या करते हैं, ये किसी भी फॉरेन बॉडी को टैग कर देते हैं कि भाई ये बॉडी, ये पार्टिकल हमारे शरीर में बाहर से आया है। कहाँ से आया है? बाहर से आया है, ये हमारे शरीर का नहीं है, तो उसके ऊपर एक छोटा सा झंडा लगा देते हैं। ठीक है, तो ये जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये फिर से दो तरीके के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, अब उसके बाद में जो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं वो तीन तरीके के होते हैं। एक होते हैं न्यूट्रोफिल्स, क्या होते हैं? न्यूट्रोफिल्स होते हैं। एक होते हैं इओसिनोफिल्स, क्या होते हैं? इओसिनोफिल्स, जो एंटी एलर्जिक रिएक्शंस देते हैं। और क्या होते हैं? एक होते हैं बेसोफिल्स। ठीक है, ये तीन तरीके क्या होते हैं? ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं। इतनी बात समझ आ गई? तो ये सारी चीजें मिलकर हमारा क्या बनाते हैं? ब्लड बनाते हैं। सारी चीजें मिलकर क्या बना रहे हैं? हमारा ब्लड बना रहे हैं। अब ये जो प्लाज्मा है इसमें क्या क्या है? इसमें भी काफी सारी चीजें हैं। जो प्लाज्मा है उसका क्या है? उसमें क्या है? क्या आएंगे? प्रोटीन्स आएंगे हमारे सारे। क्या आएंगे? सारे प्रोटीन्स आएंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स आएंगे। क्या आएंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स आएंगे। वेस्ट आएगा। क्या आएगा? एक्सक्रीटरी वेस्ट आएगा। गैसेस आएंगी। हमने अभी रेस्पिरेशन में क्या पढ़ा था कि जो हमारी गैसेस है वो कैसे रहती है? CO2 रहता है 7% डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा, जबकि ऑक्सीजन कैसा रहता है? 3% डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था, है ना? तो ये सारी चीजें कहाँ होंगी? प्लाज्मा में होंगे। साथ ही में क्या होंगे? जो प्रोटीन्स हैं उनमें तीन तरीके के प्रोटीन्स होंगे। कौन कौन से प्रोटीन्स होंगे? एल्ब्यूमिन होगा। ठीक है, क्या होगा? ग्लोब्यूलिन्स होंगे। क्या होंगे? ग्लोब्यूलिन्स होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा ग्लोब्यूलिन्स। ठीक है, साथ ही में क्या होगा? एक प्रोटीन होगा फिब्रिनोजन। क्या होगा? फिब्रिनोजन होगा, जो ब्लड की क्लॉटिंग के लिए काम आता है। किसमें काम आता है? ब्लड का थक्का बनने में काम आता है, कि ब्लड को जमाने में काम आता है वो। ठीक है, अब क्या हो गया? प्लाज्मा हमारे को पता चल गया कि उसमें क्या होंगे? प्रोटीन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, वेस्ट, गैसेस, और क्या होगा? हार्मोन्स। और मैक्स टू मैक्स इसमें सबसे ज्यादा क्या रहता है? वाटर रहता है। क्या रहता है? प्लाज्मा में 90 से 92% क्या रहता है? क्या रहता है? पानी रहता है, वाटर रहता है। और बाकी जो ये सारे सॉलिड पार्ट्स हैं ये सब कितने होते हैं? सिर्फ 8% के करीबन होते हैं। इतनी बातें समझ आई आपको या नहीं आई? इतनी बातें समझ आई? चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। तो फिर क्या है? अब ये है हमारा एक फ्लो चार्ट। ठीक है, यहाँ मैंने आपको अपने हाथ से समझाया था। यहाँ आपको क्या है? पूरा आपको एक बहुत सुंदर सा फ्लो चार्ट बना के दिखाया हुआ है, जिसमें आपको बताया है होल ब्लड है, प्लाज्मा है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपके पास क्या आएंगे? ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स और एरिथ्रोसाइट्स। हमने पीछे प्लेटलेट्स लिखे थे क्या? नहीं लिखे। तो यहाँ पे आप एक चीज और ऐड क्या कर सकते हैं ब्लड में?
फॉर्म्ड एलिमेंट्स में यहाँ आप एक चीज और क्या ऐड करेंगे, प्लेटलेट्स ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, प्लेटलेट्स ऐड करेंगे, या फिर आप इनको और क्या बोल सकते हो, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोल सकते हो। ठीक है, सो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमारे पास क्या है, ल्यूकोसाइट्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, इरिथ्रोसाइट्स हैं। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स दो तरह के हो गए, जिनमें ग्रैन्यूल्स हैं, जिनमें ग्रैन्यूल्स नहीं है। ग्रैन्यूल्स वाले तीन हो गए, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स हो गए। इतनी बातें समझ आ गई। प्लाज्मा में अगर हम आए तो हमारे को प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलती हैं, गैसेस, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। प्रोटीन्स हमारे को तीन तरह के मिलेंगे, एल्ब्यूमिन मिलेगा, क्या मिलेगा, एल्ब्यूमिन मिलेगा, फिब्रिनोजन मिलेंगे और ग्लोब्यूलिन्स मिलेंगे। जो ग्लोब्यूलिन्स होते हैं उनमें से हमारे जो गामा ग्लोब्यूलिन्स होते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, वो हमारी शरीर की क्या बनाते हैं, जो आईजी होता है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स कौन कौन से होते हैं, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीडी, ये सारे क्या होते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, जो कि हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बनाते हैं। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई, मतलब हमारे शरीर की इम्यूनिटी के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं, ये ग्लोब्यूलिन जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, जो हमारे पास सेल्स हैं, और सेल्स को हम हमेशा किस कलर से बनाते हैं, ऑरेंज कलर से बनाते हैं। जो हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं, क्या है, कोशिकाएं हैं, उनके बीच बीच में क्या घूमता है, उनके बाहर क्या घूम रहा होता है, एक तरीके का फ्लूइड घूम रहा होता है। क्या घूम रहा होता है, फ्लूइड घूम रहा होता है। क्या घूम रहा होता है, फ्लूइड घूम रहा होता है। अब क्योंकि ये क्या है, फ्लूइड, ये सेल के बाहर है, फुल फ्लूइड, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बोलेंगे, मतलब सेल के बाहर। अब इसी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का और सेल्स के बीच में क्या होता रहता है, आदान प्रदान होता रहता है। किसके थ्रू होता है, ये होता है डिफ्यूजन के थ्रू। किसके थ्रू होता है, ये होता है डिफ्यूजन के थ्रू। अब फ्लूइड्स आउटसाइड द सेल्स आर कॉल्ड ईसीएफ। ठीक है, अब जो ब्लड होता है वो भी इन्हीं के बाहर ही घूम रहा है ना, जो ब्लड होता है वो भी कैपिलरीज में इन्हीं के बाहर घूम रहा होता है। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का 30 से 35% कौन बनाता है, ब्लड बनाता है। कौन बनाता है, ब्लड बनाता है। सो द वॉल्यूम ऑफ ब्लड एक एवरेज इंसान में, जो कि कितने किलो का है, 70 किलो का है, उसमें अमूमन हमारे पास 5.5 लीटर खून होगा। कितना खून होएगा, 5.5 लीटर खून होएगा। ठीक है, कैसा होता है ब्लड, स्लाइटली एल्कलाइन फ्लूइड, पीएच इज 7.4, और जो पीएच ब्लड में होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वेन्स। कोई बता सकता है क्यों होता है, कोई बता सकता है क्यों होता है कि आर्टरीज में अगर हम पीएच, ब्लड के पीएच की बात करें तो आर्टरीज में जो ब्लड का पीएच है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू वेन्स। अभी हमने ये रेस्पिरेशन में बात पढ़ी है, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में हमने ये बात पढ़ी थी कि क्या होता है जब वेन्स में क्या होता है, वेन्स में ज़्यादातर होता है कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का होना मतलब इस सेल में क्या बनेगा, बार बार इस सेल में क्या बनेगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनेगा, जो कि वापस किस में टूटेगा, H+ में और HCO3 माइनस में। सो H+ की वजह से क्या हो जाएगा, pH कम हो जाएगा, मतलब एसिडिक होगा। क्या होगा, एसिडिक होगा। इसलिए जो वेन्स का जो pH है वो क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू आर्टरीज, क्योंकि आर्टरीज में ये H2CO3 कम बनेगा, क्योंकि CO2 क्या होता है, काफ़ी कम होता है, जबकि वेन्स में क्या होगा, CO2 की मात्रा ज़्यादा होगी। इतनी बात समझ आ गई। सो कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें, सो एज स्टेटेड अबव, ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ अ वाटरी फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। 55% हमारे शरीर में क्या है,
प्लाज्मा है, और उस 55% का भी 90 से 92% क्या है, पानी है। क्या है, पानी है। और 8% ही क्या है, सॉलिड एलिमेंट्स है। एंड फ्लोटिंग बॉडीज टर्म्ड फॉर्म्ड एलिमेंट, जिनको हमने ब्लड कॉर्प्यूसेल्स बोला है। सो प्लाज्मा कैसा है, थोड़ा एल्कलाइन है, नॉन लिविंग है, इंटरसेल्यूलर सब्सटेंसेस है, दो सेल्स के या दो से ज़्यादा सेल्स के बीच में बहने वाला सब्सटेंस है, जो कि क्या है 60%, मतलब ये होगा 55 to 60% हमारे ब्लड का क्या है, प्लाज्मा है। पेल येलो है लेकिन ट्रांसपेरेंट और क्लियर फ्लूइड होता है। अब क्या क्या है प्लाज्मा में, हमने पढ़ा वाटर, 90 to 92% वाटर है। सॉलिड्स कितने हैं, 8% हैं, देख लो, ठीक है। उसके बाद में मिनरल सॉल्ट्स है। कौन कौन से सॉल्ट्स हमने पढ़े थे, मिनरल सॉल्ट्स, ये तो हम पूरा रिवीजन कर रहे हैं। कहाँ से, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से। क्लोराइड्स होंगे, बाइकार्बोनेट्स होंगे, सल्फेट्स होंगे, क्या होगा, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, मैग्नीशियम होगा, कैल्शियम होंगे, ये सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। और सॉल्ट्स कौन से होंगे, 0.9% सॉल्ट्स होंगे। सॉल्ट्स कौन कौन से हमारे को देखने को मिलते हैं, KCl देखने को मिलता है और सोडियम बाइकार्बोनेट्स देखने को मिलते हैं। जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो हमारे ब्लड का pH मेंटेन करके जाता है, इसलिए उसको क्या बोला है, बफर बोला है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होंगे, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, फैट्स, अमाइनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। प्लाज्मा के प्रोटीन्स कौन से होंगे, 3 प्रोटीन्स हमने पढ़े थे, बताओ जल्दी से, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन। क्या होते हैं ये सारे, क्या होते हैं, प्लाज्मा के प्रोटीन्स होते हैं। डिफेंस कंपाउंड्स में क्या क्या आएंगे, डिफेंस कंपाउंड्स में हमने क्या पढ़ा था, एक तो हमने लाइसोजाइम पढ़ा था, जो कि क्या है, एंटी बैक्टीरियल एजेंट है। क्या है, एंटी बैक्टीरियल एजेंट है। क्या है, एंटी बैक्टीरियल एजेंट है। साथ ही में हमने क्या पढ़ा था, प्रोपरडीन। क्या पढ़ा था हमने, प्रोपरडीन होता है जो कि बहुत बड़ा प्रोटीन होता है, राइट। और ये सब क्या करते हैं, अगेंस्ट द बैक्टीरिया, वायरसेस एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस, हमारे शरीर में लड़ने का काम करते हैं। एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस में क्या होगा, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन एंड क्रिएटिनिन हमारे पास में होंगे। डिसॉल्व गैसेस में हमारे पास में क्या होंगी, ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी और नाइट्रोजन, जिससे कोई रिएक्शन नहीं होता है लेकिन डिसॉल्व फॉर्म में वो आता है और वैसे ही वो निकल जाता है। एंटीकोएगुलेंट क्या होंगे हमारे पास में, हमारे पास में एंटीकोएगुलेंट क्या होंगे, हिपैरिन होगा, which prevents coagulation of blood inside the blood vessels। हॉर्मोन्स होंगे जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करेंगी। विटामिन्स और एंजाइम्स होंगे जो कि अलग अलग प्रकार के खाने से, फूड से हमारे को मिलेंगे। इतनी बात समझ आ गई। अब ये सब क्या था, ब्लड प्लाज्मा का काम था। तो ये सब इतना सारा जो ब्लड प्लाज्मा में हमने देखा कि है, तो इनका कुछ ना कुछ क्या होगा, काम भी होगा, ये कुछ ना कुछ क्रिया करेंगे। तो क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड प्लाज्मा, रिटेंशन ऑफ फ्लूइड, वाटर है इसके अंदर तो रिटेंशन करता है फ्लूइड की। मेंटेनेंस ऑफ ब्लड पीएच, इसमें क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं 7 से 8%, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बफर है। बॉडी इम्यूनिटी, क्योंकि इसके पास में क्या होते हैं, ग्लोब्यूलिन्स होते हैं। क्या होते हैं, ग्लोब्यूलिन्स। प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस, कैसे ब्लड लॉस का प्रिवेंशन करता है, हिपैरिन से। हिपैरिन क्या कर देता है, अगर ब्लड लॉस हो रहा होता है तो ब्लड को क्या कर देता है, जमा देता है, राइट। कंडक्टिंग हीट, होम्योस्टैसिस करता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ऑल ओवर द बॉडी, राइट। तो ये सब क्या था, ये सब हमारा काम था। किसका काम था, फंक्शन था हमारे प्लाज्मा का। अब हम आते हैं ब्लड कॉर्प्यूसेल्स के ऊपर, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आरबीसी के बारे में, ठीक है, रेड ब्लड सेल के बारे में, राइट। सो फॉर्म्ड एलिमेंट्स या फिर ब्लड कॉर्प्यूसेल्स जो हैं वो 3 तरीके के होते हैं हमारे पास में। कौन से 3 तरीके के पढ़े हैं हमने, जल्दी से बताओ, क्या क्या पढ़े हैं, आरबीसीज पढ़े हैं, WBCs वाइट ब्लड सेल्स पढ़े हैं, और थ्रोम्बोसाइट्स या फिर हमने क्या पढ़े हैं, प्लेटलेट्स पढ़े हैं। और आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है आरबीसीज, राइट।
सो रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल्स और आरबीसीज ये सबसे ज्यादा होते हैं मोस्ट अबंडेंट इन दी फॉर्म्ड एलिमेंट्स, मोस्ट अबंडेंट इन दी फॉर्म्ड एलिमेंट्स, राइट। अब नंबर क्या है इनका, क्या नंबर है? सो अगर हम क्या लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज पर माइक्रोलीटर, पर क्या होगा, माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड इज टर्म्ड एज टोटल ब्लड काउंट। क्या होगा, टोटल काउंट ऑफ आरबीसीज, राइट। सो अ नॉर्मल अडल्ट मैन, हमेशा हमारे को पता है कि जो हमारा आरबीसी काउंट होगा वो मैन में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू विमेन, क्योंकि विमेन में क्या होता है, विमेन में क्या होता है, माहवारी होती है, मेंस्ट्रुएशन होता है, क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होते हैं कि नहीं होते हैं, माहवारी होती है, जिसको हम और क्या बोलते हैं, पीरियड्स भी बोलते हैं। तो पीरियड्स में क्या होता है, लॉस ऑफ ब्लड होता है। माहवारी में क्या होती है, ब्लड बहता है, ब्लड का लॉस होता है, इसलिए जो विमेन में होता है ब्लड काउंट वो थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू मेन। नॉर्मल अडल्ट मेन में कितना होगा, मेन में होगा 5 मिलियन आरबीसी, 5 मिलियन आरबीसी पर mm³ ऑफ ब्लड, जबकि वुमेन में कितना होगा 4.5 मिलियन आरबीसी। मेन में होगा 5 मिलियन आरबीसी पर mm³ ऑफ ब्लड, जबकि विमेन में कितना होगा 4.5 मिलियन आरबीसी पर mm³ ऑफ ब्लड। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? Thus the total count of RBC is more in men than in women. ये तो हमें समझ ही आ गया। It is due to the fact that women undergo menstruation. Women में क्या होती है, माहवारी होती है। Less amount of hemoglobin leads to anemia. और औरतों में ये भी देखा गया है कि खून की कमी होने की वजह से उनमें क्या हो सकता है, अनीमिया हो सकता है। अब अनीमिया क्या होता है, जब खून की कमी हो जाती है। खून की कमी क्यों हो सकती है, या तो क्या हो गया, बहुत ज्यादा क्या होगा, लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है कि ब्लड का स्त्राव ज्यादा हो रहा है, कोई चोट लग गई उस वजह से हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई सर्जरी हुई उसमें हो सकता है, या फिर क्या हो रहा है, या फिर ये हो रहा है कि आरबीसी बन तो रहा है, आरबीसी बन रहा है लेकिन इसका क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ये टूट रहा है, आरबीसी बन बन के टूट रहा है, या तो इस वजह से कमी आ सकती है, या फिर ये हो सकता है कि फॉल्टी फॉर्मेशन, गलत तरीके से आरबीसी बन रहा है, डिफॉर्म्ड आरबीसी बन रहा है, सही आरबीसी रेड ब्लड सेल नहीं बन रहा है। ये कुछ कारण हो सकते हैं किसके, ये कुछ कारण हो सकते हैं अनीमिया के, औरतों में खून में कमी के, ठीक है, राइट। अब क्या होगा, द इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसीज। अब क्या हो सकता है, अगर आरबीसीज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, जैसे कि कुछ लोग कहाँ रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, तो पहाड़ों में क्या होता है, ऑक्सीजन का जो प्रेशर हो जाता है वो हो जाता है कम, लो प्रेशर होता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए, उनको ऑक्सीजन चाहिए। तो भाई ऑक्सीजन शरीर के अंदर लेकर कौन जाएगा, हम तो सांस ले रहे हैं, लेकिन पहाड़ों में जो कॉन्सेंट्रेशन होता है या पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो कम हो जाता है। अब कम होना मतलब क्या हो रहा है, कम होना मतलब क्या हो रहा है, पार्शियल प्रेशर जब कम हो रहा है ऑक्सीजन का तो मतलब क्या है, जितनी ऑक्सीजन है उसको हमें पकड़ना है। तो क्या होगा, आरबीसी ही ऑक्सीजन पकड़ रहा है, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन पकड़ रहा है। अब आरबीसी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पकड़ना है तो आरबीसी की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। क्या होता है, मात्रा बढ़ जाती है। ये किस में होता है, ये उनमें होता है जो कि कहाँ रहते हैं, ऊंचाई पे रहते हैं या फिर हाई ऑल्टीट्यूड्स में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड्स में रहते हैं, ठीक है। या फिर ये कब होएगा, या फिर ये कब होएगा, जिनमें क्या होगा, जिनमें मस्कुलर एक्सरसाइज, जो लोग ज़्यादा व्यायाम करते हैं उनमें होगा ये काम, ठीक है। अब क्या है, जो इंक्रीज है नंबर ऑफ आरबीसी दैट मे बी ड्यूरिंग द मस्कुलर एक्सरसाइज टू मीट इंक्रीज डिमांड। आरबीसी का नंबर कब बढ़ता है, जब उसकी ऑक्सीजन की डिमांड शरीर को ज़्यादा होती है। तो या तो ऊंचाई पे बढ़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन शरीर को मिल सके, या फिर जब आप व्यायाम कर रहे हो तब होगा। लेकिन अगर ये दोनों ही कारण नहीं है, अगर ये दोनों ही कारण नहीं है,
ऐसे में आरबीसी का बढ़ना, अगर ये दोनों ही कारण नहीं है, ना आप व्यायाम कर रहे हो, ना आप ऊंचाई पे रह रहे हो, लेकिन फिर भी आपका आरबीसी का नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वो क्या हो गया, एबनॉर्मल हो गया। क्या हो गया, एबनॉर्मल हो गया, मतलब वो क्या नहीं है, नॉर्मल नहीं है। ऐसे को हम क्या बोलेंगे, पॉलीसाइथीमिया। ये क्या है, एक डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इस डिसऑर्डर को लिख लीजिए अपने कॉपी में कि ये क्या है, एक डिसऑर्डर है कि आरबीसी का नंबर, आरबीसी की मात्रा अपने आप ही बढ़ रही है। तो ये क्या हो जाएगा, एक डिसऑर्डर है, बीमारी है, जिसको बोला गया है पॉलीसाइथीमिया। ठीक है। अब ऐसे ही जैसे ही आरबीसी का नंबर बढ़ रहा है, वैसे ही कम भी तो हो सकता है, डिक्रीज भी तो हो सकता है। यहाँ से एस हटाएंगे, इसकी स्पेलिंग है DECREASE, डिक्रीज। तो डिक्रीज भी तो हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इरेथ्रोसाइटोपिनिया। ये दूसरा डिसऑर्डर है जब आरबीसी का नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आरबीसी का नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है। एक डिसऑर्डर हमने पढ़ा यहाँ पर, जो कि क्या था, आरबीसी का नंबर अगर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है एबनॉर्मली, यहाँ पे लिखेंगे एबनॉर्मल, आरबीसी नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसाइथेमिया। ये एक डिसऑर्डर है। दूसरा हम क्या बोल रहे हैं कि एबनॉर्मल आरबीसी का नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इरिथ्रोसाइटोपेनिया। क्या बोल रहे हैं, इरिथ्रोसाइटोपेनिया। ठीक है। तो ये दोनों डिसऑर्डर्स आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। ठीक है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि जो ऑक्सीजन शॉर्टेज है, अब क्या हो रहा है, जब क्या है, जब इंसान ऊंचाई पे रह रहा है या फिर बहुत ज़्यादा मस्कुलर एक्सरसाइज कर रहा है, तो जो हमारी किडनीज है, जो हमारी क्या है, किडनीज है, वो एक हार्मोन सिक्रीट करती हैं जिसका नाम होता है इरेथ्रोपोएटिन। क्या नाम होता है, इरेथ्रोपोएटिन होता है। और जैसे ही ये सिक्रीशन चालू होता है, तो जो हमारी क्या होती है, बोन मैरो होती है, उनको सिग्नल जाता है, उनको क्या जाता है, इशारा जाता है, संकेत जाता है कि भाई ज़्यादा ज़्यादा आरबीसी प्रोड्यूस करो। मतलब तुम क्या ज़्यादा ज़्यादा आरबीसी बनाओ, क्योंकि हमारे शरीर में क्या हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो जब भी ऑक्सीजन की कमी होगी, इसका अगर हम एक फ्लो चार्ट बनाएं तो ऐसे बना सकते हैं कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, थोड़ा अच्छा रंग ले लेते हैं जिससे आपको दिखेगा थोड़ा। यहाँ पर हो रही है किसकी कमी, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो जैसे ही शरीर में ऑक्सीजन की कमी हुई, वैसे ही किसको संकेत जाएगा, किडनीज को संकेत जाएगा। और किडनी क्या करेगी, किडनी एक हार्मोन सिक्रीट करेगी जिसका नाम है इरेथ्रोपोएटिन। क्या नाम है, इरेथ्रोपोएटिन। और इरेथ्रोपोएटिन किसको सिग्नल करेगा, जो हमारी बोन मैरो है, जो हमारा क्या है यहाँ पे, बोन मैरो है, उसको बोलेगा कि भाई आरबीसी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करो। क्या प्रोड्यूस करो, आरबीसी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करो। तो ये साइकिल समझ आई आपको या नहीं आई, कि जैसे ही ऑक्सीजन की कमी हुई, सिग्नल गया किडनीज को, किसको गया, किडनीज को, हमारे गुर्दों को, कि तुम क्या सिक्रीट करो, सिक्रीट इरेथ्रोपोएटिन। ऐसी कंडीशन में क्या होएगा, इरेथ्रोपोएटिन सिक्रीट होएगा। इरेथ्रोपोएटिन क्या है, एक हार्मोन है जो कि क्या इंडिकेट कर रहा है, बोन मैरो, क्योंकि बोन मैरो भाई तुम ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी बनाना शुरू कर दो, क्योंकि क्या हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। जैसे ही आरबीसी का मात्रा बढ़ेगी, जैसे ही आरबीसी की मात्रा बढ़ेगी, वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ऑक्सीजन कैप्चर होगा, ऑक्सीजन को पकड़ा जाएगा और ऑक्सीजन की मात्रा वापस से स्थिर लेवल पे आ जाएगी। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है। सो इरेथ्रोपोएटिन स्टिमुलेट करता है बोन मैरो को टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। अब अगर हम बात करें कि आरबीसी की शेप कैसी होती है, चलो मुझे सब बताओ कि आरबीसी की शेप कैसे होती है। हमने ये तो कितनी बार पढ़ा हुआ है कि आरबीसी की शेप कैसी होती है, बाय कॉनकेव शेप होती है। बाय कॉनकेव का क्या मतलब होता है, पिंक कलर से बनाएंगे हम आरबीसी को, मतलब
दोनों तरफ से ये अंदर ऐसे धंसा हुआ है, ठीक है। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि कैमल और लामा, उनमें क्या होता है, आरबीसी ओवल शेप का होता है। कैसा होता है, किस किस में होता है आरबीसी ऐसे ओवल शेप का? कैमल में, कैमल, और होता है लामा में। किस में होता है? लामा में होता है। और ये कहाँ होता है आरबीसी? इन ह्यूमंस। इतनी बात समझ आ गई। अब क्या होता है, जो आरबीसी ह्यूमंस में होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, सेंट्रियोल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सेंट्रियोल नहीं होता है। ये सारे क्या नहीं होते हैं? ऑर्गेनेलीज आरबीसी में नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आरबीसी क्या है, बहुत ही दयावान है। आरबीसी क्या है, बहुत ही दयावान है। बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा तुम सब ले लो। मैं क्या करूँगा, मैं अपने अंदर हीमोग्लोबिन भरूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं अपने अंदर हीमोग्लोबिन भरूँगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकूँ, ताकि मैं क्या कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन भर सकूँ। सो अब शेप है हमारा आरबीसी का बाइकॉन्केव। क्या शेप है? बाइकॉन्केव शेप है, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है? बाइकॉन्केव होने का एडवांटेज ये है कि जो सरफेस एरिया है, जो क्या है, सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बाइकॉन्केव डिस्क से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है और क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, मोर एंड मोर ऑक्सीजन कैन बी कैप्चर्ड, मोर एंड मोर ऑक्सीजन कैन बी कैप्चर्ड। साइज की अगर हम बात करें तो 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है, राइट, इन डायमीटर एंड 1 to 2 माइक्रोमीटर इन थिकनेस नियर द रिम। ये अगर हम बात कर रहे हैं रिम की बात, क्या होती है, मतलब आरबीसी कैसा है, मतलब जो हमारा आरबीसी है उसको हम कह रहे हैं, हमने उसको ऐसे फ्लैट रख दिया, तो ये जो रिम है ये ऐसा चपटा है बीच में से, आरबीसी ऐसा क्या है, बाइकॉन्केव है, यहाँ पर ऐसे अंदर धंसा हुआ है, राइट। तो ये क्या है, ये जो रिम है बीच में से, जो आरबीसी है वो बीच में से ऐसे धंसा हुआ है, तो जो किनारे होती हैं, जो किनारे होती हैं उन पे थिकनेस क्या होती है, 1 to 2 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। और क्या होगा, और जो साइज है वो क्या है, 7 to 8 माइक्रोमीटर इन डायामीटर, और इनका डायामीटर क्या है, जो डायामीटर है इनका वो क्या है, 7 to 8 माइक्रोमीटर है, ठीक है। इतनी सी बात आ गई। अब इसने बोला मैं कोई भी अपने पास में क्या नहीं रखूंगा, कोई भी ऑर्गेनेलीज नहीं रखूंगा, यहाँ तक कि मैं अपना न्यूक्लियस, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस भी कुर्बान कर दिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी कुर्बान कर दिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी कुर्बान कर दिया, सेंट्रियोल भी कुर्बान कर दिया, सब कुछ अपना इसने कुर्बान कर दिया और बोला कि मैं तो अपने अंदर सिर्फ क्या रखूंगा, हीमोग्लोबिन रखूंगा। प्रोटीन क्या है, हीमोग्लोबिन, सिर्फ हीमोग्लोबिन ही रखूंगा अपने अंदर, ठीक है। सो आरबीसीज अगर हम अकेले देखें तो वो येलो कलर के दिखते हैं, लेकिन अगर बल्क में देखोगे तो आप रेड कलर के दिखते हैं। इनको रेड कलर कौन देता है, आरबीसी को रेड कलर कौन देता है, हीम देता है। एक प्रोटीन होता है कौन सा, हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें से जो हीम पोर्शन होता है वो आरबीसी को रेड बनाता है। क्या बनाता है, रेड बनाता है, ठीक है। अब क्या है, जो रेड कलर है इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। इतनी बात समझ आ गई। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो एक मेच्योर आरबीसी में कोई भी सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं, ना ही न्यूक्लियस है, ना ही गोल्जी अपैरेटस है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स नहीं है, सेंट्रियोल्स नहीं है, ईआर नहीं है। मैं तो आपको 3 ही बता रही थी, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स, ईआर भी बंदे ने छोड़ दिया, और क्या छोड़ दिया, गोल्जी अपैरेटस भी उसने छोड़ दिया। इतना कुर्बान कोई कुर्बानी दे सकता है कोई? मुझे तो नहीं लगता कि आरबीसी जैसा कुर्बानी किसी ने दिया होगा। अब आरबीसी क्या बोलता है, आरबीसी ये बोलता है कि जब मैंने इन सब को हटा दिया, जब मैंने इन सारी ऑर्गेनेलीज को हटा दिया तो मेरे अंदर जगह तो खूब सारी है, तो मैं अपने अंदर क्या भरूंगा, मैं अपने अंदर हीमोग्लोबिन भरूंगा। क्या भरूंगा, हीमोग्लोबिन भरूंगा।
हीमोग्लोबिन भरने से क्या होगा? हीमोग्लोबिन भरने से ये होगा कि जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा एक आरबीसी, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। एक आरबीसी में जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतना ज़्यादा वो आरबीसी क्या कैरी कर सकता है? ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। अब जो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो कैसा मॉलिक्यूल है? उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है। वो एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। क्या है? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, मतलब कि वो किसका किसका बना हुआ है? हीम प्लस ग्लोबिन। किसका बना हुआ है? ग्लोबिन। हीम प्लस ग्लोबिन का बना हुआ है। इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब क्या होएगा? ठीक है, अब इसमें सरफेस एरिया बढ़ गया क्योंकि ऑर्गेनेलीज नहीं है, और ये क्या होगा? इनेबल दीज टू कंटेन मोर हीमोग्लोबिन। ये हमने पढ़ लिया। तो इंटायर साइटोप्लाज्मा आरबीसी का पूरा हीमोग्लोबिन से भरा हुआ है। एब्सेंस में क्या होगा? अब क्योंकि ऑर्गेनेलीज नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे कि आरबीसी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो यहाँ तुम्हारा आंसर, उत्तर, जवाब सब मिल गए कि आरबीसी में एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर कोई भी ऑर्गेनेलीज नहीं है। क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं है? कोई भी ऑर्गेनेलीज नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल नहीं है भाई, ऐसा कौन करता है? सो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? आरबीसी में होता है। अब मैं आपको बता रही थी हीमोग्लोबिन के बारे में। तो जो क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन कैसा होता है? हीमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। क्या है? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। ठीक है, अब कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स क्या होते हैं? जो काफ़ी सारी चीज़ों से मिलके बने होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब एक ग्लाइकोजन, एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल या पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल जुड़ गया है प्रोटीन के साथ में और उसने क्या बना लिया है? ग्लाइकोप्रोटीन बना लिया है, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। लिपोप्रोटीन, मतलब लिपिड मॉलिक्यूल जुड़ा है और प्रोटीन जुड़ा है, उसको बोलते हैं लिपोप्रोटीन। ठीक है, तो ये क्या होता है? बना हुआ होता है एक प्रोटीन कॉल्ड ग्लोबिन एंड नॉन प्रोटीन ग्रुप हीम। ये क्या होता है? नॉन प्रोटीन ग्रुप। तो अब जो हीम है, जो ये हीम है और ये ग्लोबिन है, तो ग्लोबिन तो क्या है? हमारा प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन पार्ट है, लेकिन हीम क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट है। हीम क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट है। और ये हीम का काम क्या है? रेड कलर देना। किसको? रेड ब्लड सेल्स को। किसको देना? रेड ब्लड सेल्स को। इसलिए क्या नाम पड़ा है? हीमोग्लोबिन पड़ गया है। हीम इज आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स। हीम क्या है? एक आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स है। ममेलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज कॉम्प्लेक्स ऑफ 4 हीम मॉलिक्यूल्स जॉइंड विथ 4 ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको क्या बताया था? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है। किसका? हीमोग्लोबिन का क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है। अब क्या होता है? 4 चेन्स होती हैं। ये मैंने डायग्राम शायद आपको पहले भी बना के दिखाया था रेस्पिरेशन में, कि अगर एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है तो एक चेन ये होगी, 2 अल्फा चेन है और कैसी है? 2 बीटा चेन्स हैं। कैसी है? 2 बीटा चेन्स हैं। अब इनके ऊपर क्या लगा हुआ है? इनके ऊपर लगाया हुआ है आयरन मॉलिक्यूल Fe+2। क्या लगा हुआ है इन सब पे? Fe+2। यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है? Fe+2। यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है? Fe+2। तो क्या हो रहा है? 4 हीम के मॉलिक्यूल्स हैं एंड 4 ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये हीम के मॉलिक्यूल्स का क्या काम है कि ये सब क्या क्या उठा सकते हैं? एक एक ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। ये आयरन का मॉलिक्यूल क्या कैरी कर सकता है? एक एक ऑक्सीजन। ठीक है, सो हीमोग्लोबिन इज द ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट। क्या है हीमोग्लोबिन? ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स में। मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट कहाँ नहीं होते? आइस फिशेज, एंटार्क्टिक आइस फिशेज में, कीनोसिफेलिस एंड ईल के लार्वे में। राइट, हीमोग्लोबिन कहाँ और होता है? ब्लड ऑफ सम एनिलिड्स, मोलस्क्स, बट इन दीज इनवर्टिब्रेट्स इट रिमेन्स डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा। वहाँ पे आरबीसी नहीं होते। जो हीमोग्लोबिन होता है वो उनके प्लाज्मा में होता है, वहाँ आरबीसी नाम का स्ट्रक्चर या सेल नहीं होता है। ठीक है, क्वांटिटी अगर हम देखें
तो हमने क्या पढ़ी थी, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ी थी 100 ml में क्या होता है, 100 ml में। अब हम यहाँ पर क्योंकि मेल और फीमेल में अंतर कर रहे हैं, तो मेल में क्या होगा, मेल में 15 ग्राम क्या होगा, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा। क्या होगा, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा। जबकि फीमेल में क्या होगा, फीमेल में क्या होगा, 13 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा। कितना होगा, 13 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या है, 100 ml ब्लड में 15 ग्राम, एक नॉर्मल आदमी में क्या होगा, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन। नॉर्मल वुमेन में क्या होगा, 13 ग्राम हीमोग्लोबिन। विमेन में इसलिए कम होता है क्योंकि दे अंडरगो मेंस्ट्रुएशन, क्योंकि उनमें क्या होता है, ब्लड का लॉस होता है। हीम क्या है, आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स है। फॉर्मेशन क्या होता है, जब भी हम क्या बोलते हैं, हमने क्या बोला था कि जब भी क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी तो जो किडनीज है हमारी, जो क्या है, किडनीज है हमारी, वो इरेथ्रोपोएटिन रिलीज करती हैं। तो इससे क्या बनता है, बोन मैरो आरबीसी प्रोड्यूस करता है। तो ये जो आरबीसी प्रोडक्शन है, ये जो आरबीसी प्रोडक्शन है, ये क्या है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इरिथ्रोपोएसिस। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोएसिस। इतनी बात समझ आ गई, क्या बोला हमने उसको, इरिथ्रोपोएसिस बोला। ठीक है, अब जब बच्चा बन रहा होता है, माँ के गर्भ में होता है, तो क्या होता है, अर्ली वीक्स ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ। तो वहाँ पर ये जो हीमोग्लोबिन है या जो आरबीसीज हैं, जो आरबीसी प्रोडक्शन हो रहा है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, रुको एक सेकंड, इसको नई स्लाइड पे ले लेते हैं। एक करते हैं हम एम्ब्रियोनिक लाइफ, एम्ब्रियोनिक, आर नहीं लिखा, आर, एम्ब्रियोनिक लाइफ, और एक होता है आफ्टर बर्थ, बर्थ होते ही। ठीक है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में 2 फेजेस हैं, अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ और लेट एम्ब्रियोनिक लाइफ। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ, आरबीसी प्रोडक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ, आरबीसी कौन बनाएगा, किसका जिम्मा है आरबीसी बनाने का। तो यहाँ पर अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में कौन बना रहा है, योक सैक बना रही है। लेट एम्ब्रियोनिक लाइफ में लिवर और स्प्लीन बनाएंगे। कौन बनाएगा, लिवर और स्प्लीन। और बर्थ होते ही कौन बनाएगी, बोन मैरो। कौन बनाएगी, बोन मैरो बनाएगी। ये ध्यान रखना है आपको, ये आपको किस में आ सकता है, नीट में आ सकता है एज अ क्वेश्चन। ये आपके कहाँ आ सकता है, नीट में आ सकता है एज अ क्वेश्चन कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में आरबीसी का प्रोडक्शन कौन कर रहा है, अर्ली में योक सैक, लेट एम्ब्रियोनिक लाइफ में लिवर एंड स्प्लीन, एंड आफ्टर बर्थ कौन कर रहा है, बोन मैरो कर रही है। ठीक है, सो आरबीसी अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में कहाँ बने, योक सैक में बने। लेटर लाइफ में कहाँ बने, लिवर एंड स्प्लीन से बने। बर्थ के बाद में कहाँ बनेंगे, बोन मैरो में बनेंगे। कहाँ बनेंगे, बोन मैरो में बनेंगे। और बोन मैरो में कौन होते हैं, हिमेटोसाइटोब्लास्ट होते हैं। किसी भी सेल के आगे अगर आपको ब्लास्ट लिखा हुआ मिले तो समझ लेना वो स्टार्टिंग सेल है। वो क्या है, मदर सेल है, स्टार्टिंग सेल है, जो क्या कर रहा है, दूसरे सेल्स को बना रहा है। वो क्या है, मदर सेल है, जो कि दूसरे सेल्स को बनाएगा। तो जो हीमोसाइटोब्लास्ट्स हैं वो क्या बनाएंगे, बोन मैरो में मैच्योर आरबीसी बनाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। सो आयरन एंड प्रोटीन आर नेसेसरी फॉर द मटीरियल्स फॉर सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर आपको याद हो, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में हमने किया था कि आपको आरबीसी बनाने के लिए क्या चाहिए, इनडायरेक्टली कौन से सेल्स, इनडायरेक्टली कौन से सेल्स इरेथ्रोपोएसिस में काम आते हैं। ये हमने एक एमसीक्यू भी किया था। क्या था उसका आंसर, क्या था उसका आंसर, ऑक्जेंटिक सेल्स। क्यों था उसका आंसर ऑक्जेंटिक सेल्स, क्योंकि ऑक्जेंटिक सेल्स क्या बनाता है, विटामिन B12 बनाता है। तो खून के लिए, खून बनने के लिए विटामिन B12 चाहिए,
फॉलिक एसिड चाहिए। क्या चाहिए? फोलिक एसिड चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए? आयरन चाहिए हमारे को। क्या चाहिए? आयरन चाहिए। और क्या चाहिए? कुछ प्रोटीन्स चाहिए। सो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड क्या करते हैं? मैच्योरेशन का काम करते हैं आरबीसी में। तो इनका काम कहाँ होगा? बोन मैरो में। किसके पास में होगा? किसके पास में होगा? हीमोसाइटोब्लास्ट के पास में होगा, जो कि मैच्योर आरबीसी बनाते हैं, राइट। सो आयरन, प्रोटीन, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड किसके काम आएंगे? इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन एक बार नीट में आ चुका है कि ब्लड के लिए क्या क्या जरूरी है? विटामिन B12, फॉलिक एसिड, आयरन एंड प्रोटीन्स। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, गर्भवती महिलाओं को दवाइयाँ दी जाती है, रोज दवाई लेती हैं, वो किसकी? आयरन एंड फॉलिक एसिड की। क्यों लेती हैं? ताकि उनमें अनीमिया, खून की कमी ना हो। क्या नहीं हो? अनीमिया नहीं हो, खून की कमी ना हो। सो डिफिशियंसी ऑफ एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज अनीमिया। इसकी वजह से क्या हो सकता है? अनीमिया हो सकता है। आरबीसी की जो एक्सेस आरबीसी होता है उसको कहाँ स्टोर किया जाता है? कहाँ रखा जाता है? स्प्लीन में रखा जाता है, ठीक है। लाइफ स्पैन क्या होती है? एक मेच्योर आरबीसी की लाइफ स्पैन 120 दिन होती है। कितने दिन होती है? 120 दिन होती है, ठीक है। फंक्शंस क्या है आरबीसी के? खुद बताओ, आरबीसी के फंक्शन क्या है? पहले दो फंक्शन बता दो यार। सबसे पहले तो क्या है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, तो किसका ट्रांसपोर्ट करेंगे? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। किसका ट्रांसपोर्ट? ऑक्सीजन। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। किसका ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। सो हीमोग्लोबिन आरबीसीज आर रेडिली कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। टिश्यूज में ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या दे देता है? ऑक्सीजन दे देता है। और ऑक्सीजन किस लिए यूज आता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए यूज आता है। दूसरा काम क्या है आरबीसी का? CO2 को ट्रांसपोर्ट करना। कैसे ट्रांसपोर्ट करना? कि जो हीमोग्लोबिन में क्या है? NH2 है। क्या है? अमीनो टर्मिनल है। इसके साथ में ये जुड़ जाता है। इसके साथ में ये जुड़ जाता है तो क्या बना लेता है? ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है। ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है कि नहीं होता है? ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड साथ ही में कैसा ट्रांसपोर्ट होता है? ये H2CO3 बना के ट्रांसपोर्ट होता है। जो वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ ट्रांसपोर्ट घुल के क्या बना लेता है? H2CO3 बना लेता है, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? H+ और HCO3- आयंस में, बाइकार्बोनेट आयंस में, ठीक है। इतनी बात समझ आई। और कार्बन डाइऑक्साइड और किसके साथ कंबाइन होता है? अमाइनो ग्रुप के साथ हीमोग्लोबिन के आरबीसी में, और क्या बना लेता है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन भी बना लेता है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ पीएच ऑफ ब्लड। अब क्या हो रहा है? जो NaHCO3 है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिएक्ट कर रहा है, तो ये कैसा काम कर रहा है? बफर ऑफ ब्लड। कैसा काम कर रहा है? बफर ऑफ ब्लड। सो मोरओवर हीमोग्लोबिन इज एक्सीलेंट एसिड बेस्ड बफर, largely responsible for maintaining pH of blood. Acidity of blood results हीमोग्लोबिन टू कैरी लेस ऑक्सीजन, क्योंकि क्या कैरी होगा वहाँ पे? फिर तो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी हो रहा है। हिमेटोक्रिट वैल्यू क्या है? अब क्या होता है बेटा, जब भी एक सैंपल ऑफ हम ब्लड निकालते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, एक ब्लड का सैंपल, आप जाते हो लैब में, बोलते हो मेरा ब्लड का सैंपल ले लो, इसका मुझे क्या करके दिखा देना? टेस्ट करके दिखा देना। तो क्या होगा, जब भी एक वेन में से आपका खून लिया जाता है और उसको एक किस में रखा जाता है? टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है। ऐसे वर्टिकल स्टैंडिंग टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? वर्टिकली स्टैंडिंग टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है आपके ब्लड को, ठीक है। तो ब्लड को जब यहाँ रखा गया तो ब्लड क्या होगा? ब्लड में क्या है? जो ब्लड में हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं उनकी डेंसिटी क्या है? हमारे इस ब्लड वाटर से जो प्लाज्मा है उससे ज़्यादा बाहरी है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो क्या होंगे, जो हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर सेटल होने लग जाएंगे। क्या होने लग जाएंगे? सेटल होने लग जाएंगे। और ऊपर क्या छूट जाएगा? ऊपर जो छूट जाएगा वो क्या होगा? प्लाज्मा होगा। क्या होगा?
प्लाज्मा होगा। सो क्या होगा, व्हेन इफ सैंपल ऑफ ब्लड इज रिमूव फ्रॉम अ वेन, वो यहाँ से क्या देखते हैं, एक नीली नीली नली देखते हैं, वो क्या होती है, वेन होती है, एंड इज प्लेस्ड इन अ ग्रेजुएटेड ट्यूब। ग्रेजुएटेड ट्यूब मतलब इस ट्यूब के ऊपर मार्किंग्स होंगी, क्या होंगी, इस ट्यूब के ऊपर कुछ मार्किंग्स होंगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करा जाएगा, हाई स्पीड पे उसको घुमाया जाएगा, जिससे कि उसमें जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। सो रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल्स सेटल टू द बॉटम ऑफ द ट्यूब, बॉटम ऑफ द ट्यूब में नीचे बैठ जाएंगे, एंड रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ आरबीसी कैन बी रेड एज परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। इससे हम क्या काउंट कर सकते हैं कि आपके ब्लड में कितना आरबीसी है। जो हम कह रहे थे ना कि मैन में 5 मिलियन आरबीसी पर mm क्यूब होता है, या फिर वुमेन में 4.5 मिलियन आरबीसी होते हैं पर mm क्यूब। वो कैसे कैलकुलेट होते हैं, वो ऐसे ही कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। सो इस वैल्यू को क्या बोला जाता है, हिमेटोक्रिट वैल्यू बोला जाता है, या फिर पैक्ड सेल वॉल्यूम बोला जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, ब्लड को जब बहुत तेज घुमाया जाएगा, सेंट्रीफ्यूगेट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, किससे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होगा, जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और जो ब्लड कॉर्प्यूसेल्स हैं, ब्लड कॉर्प्यूसेल्स हैं वो अलग हो जाएंगे। जो ब्लड कॉर्प्यूसेल है वो 45 ml आएगा, और जो प्लाज्मा है वो 55% पड़ा था। तो 100 ml ब्लड का जब हम कर रहे हैं तो 100 ml ब्लड में से 55 ml प्लाज्मा होगा, और ब्लड कॉर्प्यूसेल्स कितने होंगे, 45 ml होंगे। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, इट नॉर्मली फॉर्म्स 45% ऑफ द ब्लड। 100 ml में से जो ब्लड है वो तो कितना होगा, 45 ml सेल्स होंगे, और प्लाज्मा कितना होगा, 55 ml प्लाज्मा होगा, ठीक है। अब ये जो हिमेटोक्रिट वैल्यू है ये विमेन में लेस हो सकती है, और डिपेंड कर सकती है वेदर और नॉट द पर्सन हैज अनीमिया। सो डिग्री ऑफ बॉडीली एक्टिविटी, अगर ज़्यादा क्या कर रहा है वो, अगर ज़्यादा क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, क्या कर रहा है, उसमें क्या है, ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, या फिर कहाँ रहता है, अगर ऑल्टीट्यूड पे रहता है, हाइट पे रहता है, तो उसमें भी क्या होगा, ये टोटल सेल वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि इन दोनों में एक्सरसाइज कर रहे हो तो भी आरबीसी का मात्रा ज़्यादा होगी, और अगर ऑल्टीट्यूड पे, हाइट पे रह रहे हो तो भी आरबीसी की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो क्या होगा, हमारा जो हिमेटोक्रिट वैल्यू है वो ज़्यादा आएगा। अब क्या हुआ, मैंने आपको कहा था कि क्या होता है, स्टैंडिंग ट्यूब में आपका ब्लड लेकर उसको क्या किया जाता है, स्टैंडिंग ट्यूब में डाल दिया जाता है, और वो ट्यूब कैसी होती है, ग्रेजुएटेड होती है, मतलब उसके ऊपर ऐसी कुछ मार्किंग्स होती हैं, क्या होती है, ऐसी कुछ मार्किंग्स होती हैं। अब जब ये मार्किंग्स होती हैं तो इसमें आपका ब्लड को डाल के घुमाया जाता है, क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब आपके ब्लड सैंपल को बहुत हाई स्पीड पे रोटेट करना। उसकी वजह से क्या होता है, सैंपल पे क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। अब क्या होता है, इसकी वजह से जो आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, क्या है वो, फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, 45 ml वो आपकर यहाँ बैठ जाते हैं। क्या होता है, 45 ml आपको क्या मिलता है, यहाँ बैठ जाते हैं, जिसमें से जो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं वो मेजर आपका हिस्सा लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए, और जो ऊपर होता है वो प्लाज्मा, जो वाटरी फ्लूइड होता है वो ऊपर आ जाता है। क्या होता है, वाटरी फ्लूइड ऊपर इकट्ठा हो जाता है, जो कि करीबन 55 ml होता है आउट ऑफ 100 ml ब्लड। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई, 100 ml ब्लड, ठीक है। अब इसके बीच में हो सकता है आपको एक बफी झाग जैसा कोट दिखे। इस झाग जैसे कोट में आपके पास क्या होंगे, इस झाग जैसे कोट में आपके पास क्या है, आपके पास सारे WBCs हैं। क्या है, ल्यूकोसाइट्स हैं, साथ ही में क्या है, आपके प्लेटलेट्स हैं, साथ ही में क्या है, आपके प्लेटलेट्स हैं। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मा है,
ये जो प्लाज्मा है, तो इस प्लाज्मा को जब हम बाहर निकालेंगे, यहाँ पे रहने देंगे, जो भी टेस्ट होंगे वो इस प्लाज्मा पे होंगे। प्लाज्मा को जब हम बाहर निकाल रहे हैं, प्लाज्मा को जब हमने बाहर निकाल लिया तो हम इसको फिर से रख देंगे। इसको क्या करेंगे, फिर से रख देंगे, क्योंकि ये जो सेटलमेंट हो रहा है नीचे, ये किसकी वजह से हो रहा है? एक प्रोटीन जिसका नाम है फिब्रिनोजन। ये फिब्रिनोजन क्या करता है? क्लॉटिंग करता है ब्लड का। क्या करता है? क्लॉटिंग करता है ब्लड का, जिसकी वजह से नीचे क्या बन जाता है? क्लॉट बन जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब ऐसे आप ब्लड को रखोगे तो प्लाज्मा में से जो भी फिब्रिनोजन है वो नीचे आ जाएगा और नीचे क्या कर देगा? ब्लड का क्लॉट बना देगा और प्लाज्मा में ऊपर क्या रह जाएगा? एक फ्लूइड रह जाएगा। फ्लूइड, प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन तो नीचे चला गया, तो फिब्रिनोजन हटके जो लिक्विड बना उसको हमने क्या बोला? सीरम बोला। क्या बोला? सीरम बोला। मतलब कि प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन, प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन इज द सीरम। वो क्या है? हमारा सीरम है। और इसी से ही हमारे सारे क्या होंगे? ब्लड के टेस्टिंग्स होंगे। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? क्योंकि इसी में क्या हमारे को मिल रहा है? इसी में हमारे को सारे प्रोटीन्स मिल रहे हैं, इसी में सारे इलेक्ट्रोलाइट्स मिल रहे हैं, वेस्ट्स मिल रहे हैं। तो अगर हमारे को कोई भी क्रिएटिनिन टेस्ट कराना है, यूरिया कराना है, किडनी फंक्शनिंग कराना है, तो सब किससे होगा? सीरम से होगा। किससे होगा? सीरम से होगा। इतनी बात याद रखेंगे। दूसरा हमारे पास है ESR। तो कभी भी अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो कि भाई मुझे फीवर है, तो आपका इन्फेक्शन देखने के लिए वो आपको किस टेस्ट के लिए बोलेगा? ESR, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, कि कितनी देर में आपके जो इरेथ्रोसाइट्स है, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो सेडिमेंट करे हैं, सेटल करे हैं। द रेट एट विच द इरेथ्रोसाइट्स सेटल इज कॉल्ड इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। सेडिमेंटेशन क्या होता है? एक आप पानी लेते हो और पानी में आप मिट्टी घोल देते हो, कितनी देर में वो मिट्टी बैठती है? जब वो मिट्टी बैठ जाती है तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? सेडिमेंटेशन बोलते हो। तो यहाँ पर हम मिट्टी की जगह आरबीसी का सेडिमेंटेशन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ये कितना टाइम लेगा। जब भी वेरिएबल लग जाता है टाइम का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। कितनी देर में आरबीसी सेटल हुआ। सो इरेथ्रोसाइट सेटल टू द बॉटम। क्यों नीचे बैठने लगते हैं? क्योंकि वो भारी होते हैं एज कंपेयर टू प्लाज्मा। प्लाज्मा तो पानी है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, उनका तो वेट नहीं होगा, लेकिन आरबीसी का तो वजन होगा, तो वो नीचे बैठने लगता है। ESR, अब ये जो टेस्ट होता है ना, ये बहुत सारी बीमारियों में कराया जाता है। डायग्नोसिस होता है, फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस का डायग्नोसिस, टीबी का डायग्नोसिस भी इसी से ही होता है। मेन में जो ESR होता है वो 0 से 5 mm इन द फर्स्ट आवर आता है, जबकि फीमेल्स में 0 से 7 mm पर आवर आता है। ठीक है, अब जो बैठते हैं इरेथ्रोसाइट्स, सेडिमेंटेशन होता है। वो कैसे बैठते हैं इरेथ्रोसाइट्स? ऐसे एक के ऊपर एक सीढ़ी बना के बैठते हैं। ठीक है, क्योंकि इरेथ्रोसाइट्स क्या है? इरेथ्रोसाइट्स बाय कॉन्केव हैं, तो वो ऐसे सीढ़ी बना के एक दूसरे के साथ ऊपर बैठते हैं, ऐसे स्टैक होते जाते हैं। इस फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? रूलू फॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूलू फॉर्मेशन बोलते हैं। रेस्टिंग एंड स्लो फ्लोइंग ब्लड में आरबीसीज इकट्ठा हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, ऐसे पाइल बना लेते हैं। सो आरबीसीज आर पाइल्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। और कौन करता है इसको होने में मदद? फिब्रिनोजन इसको मदद करता है। कौन मदद करता है? फिब्रिनोजन मदद करता है। इतनी बात समझ आ गई? रूलू फॉर्मेशन आपको समझ आ गया? तो बेटा आज हमने क्या पढ़ा है? ब्लड के बारे में पढ़ा है, थोड़ा बहुत उसके कंपोनेंट्स में के बारे में जाना है, और मेजरली हमने आरबीसी के बारे में पढ़ा है। अगली क्लास में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे ल्यूकोसाइट्स के बारे में।
आज हमने इरिथ्रोसाइट्स के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम WBC ल्यूकोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही में थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय।